Hello everyone, I am Pallavi Mishra and welcome to my channel Learn to Teach. So today we are going to do semester 1 paper 1 which is philosophical perspective of education. आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 22-23 23 एंड 24 का क्वेश्चन पेपर जो था लास्ट ईयर का वो मैंने अपलोड किया हुआ है। उसके क्वेश्चंस कैसे हैं आए हुए हैं आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या कॉमन है। ओके, यहाँ पर 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है, जिनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, वो हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और इस कंटेंट को एज आई हैव डिस्कस्ड इस एग्जाम स्ट्रेटजी जो भी और आपके टॉपिक्स हैं उनमें भी सेम कंटेंट ही आप लिख सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए प्लीज़, मुझे बहुत मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट मिलेगा इन वीडियोस को बनाने के लिए। पीडीएफ एंड ऑल बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, बट आई एम ट्राइंग कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। क्यों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अद्वैत फिलोसफी। ये क्वेश्चन जो आपका वेदांत फिलोसफी दिया हुआ है यूनिट 3 पर, उस पर ही बेस्ड है। अद्वैत फिलॉसफी हम सभी को मालूम है सनातन धर्म का प्रचार करने वाले शंकराचार्य जी की ये फिलॉसफी थी, जिन्होंने पूरे सब उनका कहना था कि सब एक है, जीव और परमात्मा मीन्स और ब्रह्म एक ही हैं। अद्वैत और दूसरा इसका मतलब भी होता है कि अनोखा। ठीक है, तो जीव की बात करते हैं, साल्वेशन की बात करते हैं, और आत्मा और ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं कि वो एक ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अद्वैत वेदांत इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ philosophy founded by Adi Sankaracharya in 8th century. The word Advait means non-duality or monism, which signifies that there is no fundamental distinction between the individual self means Atma and the ultimate reality Brahma, Paramatma. According to Advait Vedanta, the word we perceive is an illusion और माया, जिसे हम माया बोलते हैं, created by ignorance, avidya. The true liberation moksha is achieved through self-realization and knowledge. It is based on the teachings of Upanishad, Bhagavad Gita and ब्रह्म सूत्र। क्लियर हो गया? पहले मैं पढ़ रही हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, सिंस जिससे आपको पूरा कंटेंट एक साथ समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि आदि शंकराचार्य जी अद्वैतवाद में नॉन डुअलिटी की बात करते हैं, मीन्स आत्मा और परमात्मा एक ही है, और ये संसार जो है वो माया में उलझा हुआ है, और वो क्यों? अविद्या के कारण, ज्ञान के कारण। और जो हमारा ट्रू एम है वो है मोक्ष की प्राप्ति, विच वी कैन गेट बाय द सेल्फ रियलाइजेशन और नॉलेज। क्लियर? और अद्वैत फिलॉसफी बेस्ड है हमारे उपनिषद पर, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Shankaracharya has classified human life in two forms, अपरा एंड परा। ठीक है, अपरा विद्या जो इस लोक की बात है, और परा मीन्स जो यहाँ से दूसरे लोक की बात है, मीन्स पारलौकिक और अलौकिक। आपने सुना होगा लौकिक एंड पारलौकिक। ठीक है, तो यहाँ पर दो विद्याओं की बात हो रही है, अपरा एंड परा। परा का मीन्स है प्रैक्टिकल, मीन्स इस लोक की मटेरियलिस्टिक लाइफ, एंड परा मीन्स अलौकिक स्पिरिचुअल। ओके, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग हो प्लीज इग्नोर। शंकराचार्य, द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अटेन इमेंसिपेशन एंड साल्वेशन होता है ये SALVATION, प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, साल्वेशन विच मीन्स हमें मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो ऐसा आपको पता ही है कि वेदांत की पूरी फिलॉसफी मोक्ष से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, आत्मा परमात्मा ब्रह्म की बात ही करती है, तो उसी के बारे में शंकराचार्य ने बात की है। नाउ कमिंग टू द एजुकेशनल इम्प्लीमेशंस ऑफ अद्वैत फिलॉसफी। Advaita Vedanta has significant educational and philosophical implications. Knowledge as the path to liberation. अब यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में दिया हुआ है जो आपको इजी रहेगा याद भी करने में, और आप भी अगर वहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लिए भी बहुत इजी रहेगा कि व्हाट डू यू वांट टू से। Knowledge is the path to liberation. Education should not only focus on worldly knowledge but also on self knowledge.
के सिर्फ मटेरियलिस्टिक ज्ञान की बात ये नहीं करते हैं, अपने जो हम बोलते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, हम क्या हैं, आत्मा क्या है, इसकी बात करते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड इनर विजडम। टीचर एज अ गाइड, टीचर यहाँ पर गाइड है। गुरु शिष्य ट्रेडिशन होता था हमारे फिलॉसफी में, जो वेदांत की फिलॉसफी है। द टीचर गुरु प्लेज अ क्रुशियल रोल इन रिमूविंग इग्नोरेंस। ट्रू एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन बट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर। मोरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, अब हम मोरल वैल्यू बेस्ड भी एजुकेशन थी हमारी। एम्फेसाइज ट्रूथ, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड सेल्फ कंट्रोल। हेल्प इज इन डेवलपिंग इनर पीस, विजडम एंड यूनिवर्सल लव। तो दीज आर द जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, इन्हीं को आप और ज़्यादा भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, और अदरवाइज शॉर्ट नोट के लिए इतना कंटेंट काफ़ी है। बट अगर लॉन्ग में आता है वेदांत फिलोसफी, तो आप इस पूरे कंटेंट को लॉन्ग में थोड़ा सा एलोबरेट करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्लियर। फोकस ऑन मेडिटेशन एंड सेल्फ इंक्वायरी। Encourage student to practice meditation, self-inquiry and reflection. Help in mind control, concentration and intellectual clarity. Equality and oneness of all belonging. Like universal brotherhood की बात हमारे यहाँ करी जाती है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वही फिलॉसफी, अद्वैत फिलॉसफी सेम उसी चीज़ को और ज़्यादा महत्व देती है। अद्वैत फिलॉसफी टीचर्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर वन एंड नॉट सेपरेट। These promotes universal brotherhood, tolerance and harmony in society. Clear? अद्वैत कंक्लूजन हमारा क्या रहेगा? अद्वैत फिलोसफी प्रमोट्स यूनिवर्सल वननेस, स्पिरिचुअल इनलाइनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन. इट इन्फ्लुएंसेस इंडियन एजुकेशन, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी. एम्फेसाइजेस नॉलेज एज द पाथ टू लिबरेशन. ज्ञान ही हमारी सेल्फ रियलाइजेशन के इम्पोर्टेंट का पाथ है, रास्ता है। ज्ञान के द्वारा ही हमें आत्मा परमात्मा का बोध होता है, अपने बारे में बोध होता है, और मुक्ति की प्राप्त हो सकती है, मोक्ष। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ पाउलो फ्रेरे। मैंने आपको बोला था पाउलो फ्रेरे एग्जाम स्ट्रेटजी में कि ये थोड़े से डिफरेंट है, आप इनके बारे में इस कंटेंट को ही पढ़ लेंगे, उतना ही काफ़ी है। लास्ट ईयर ये आया हुआ है क्वेश्चन। पाउलो फ्रेरे ये हमारे जो वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है उसमें आते हैं। पाउलो फ्रेरे 1921 to 1997, a Brazilian educator and philosopher. He is the best known for his work on critical pedagogy, which emphasizes education as a tool for liberation and social transformation. ठीक है, तो अब इनके आपने दो टर्म्स ऐसे देख लिए हैं, लिबरेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो गया। देखिए, चीज़ों को समझते चाहिए, दिमाग में बैठाते चाहिए। जैसे अद्वैत में क्या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं, उनको दिमाग में रखना है, और उसके बाद सेकंड आते हैं पाउलो जी, उन्होंने क्या मेन पॉइंट्स बोले हैं, उनको ध्यान में रखना है। क्लियर। एट द एज ऑफ 11 years ही हैड एक्सपीरियंस्ड द चीफ कॉज ऑफ पॉवर्टी इज इलिटरेसी। बिकॉज इनका बचपन जो है बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता था। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे कि इनके फादर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उसके बाद। तो वहाँ से इनको समझ में भी आया, जब ये उन लोगों के बीच में रहे, कि जो मेन कॉज होता है पॉवर्टी का, वो इलिटरेसी है, अज्ञानता है, अक्षरता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इलिटरेसी पे बहुत फोकस किया था अपने जीवन में। एंड द चीफ कॉज ऑफ सेकेंड टाइम प्रिंट हो गया है, इग्नोर दिस। सो ही टुक अस resolved to eradicate the illiteracy and poverty. गरीबी और असाक्षरता को मिटाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए 1962 he taught 300 sugar cane workers, sugar cane होगा यहाँ पर, workers how to read and write in 45 days. With this the working of making the workers illiterate picked up moment. ठीक है, तो इन्होंने कैसे हाउ टू रीड एंड राइट इन मेयर 45 डेज, 45 डेज में इन्होंने सिखाया था कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, जो इनका एक मोमेंटम हो गया, मोमेंट बन गया था इनकी फिलॉसफी है, इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। पाउलो फ्रेरे फॉर एम्फेसाइज्ड सच एजुकेशन विच कल्टिवेट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सप्रेस्ड, makes them feel their existence and enables them to proceed ahead, which may lead to a just society in place for the unjust society. Since मैंने बोला कि ये गरीबी से गुजरे हुए थे, इन्होंने देखा था कि कैसे लोग गरीब हैं और वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ब्राज़ीलियन आपको पता है कि कंट्री के बारे में,
तो विदाउट एजुकेशन दे आर सफरिंग विद पुअर्टी इनके अकॉर्डिंग। सो इन्होंने बोला कि एजुकेशन से उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जो दबे हुए लोग हैं, जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, एजुकेशन से सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो उनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि हाउ व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर देयर ड्यूटीज़, व्हाट आर देयर राइट्स इन दिस सोसाइटी। जैसा कि मैंने एजुकेशन के लिए भी डिस्कस किया है कि एजुकेशन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं। वीडियो 1 जो आपका दिया है सेमेस्टर 1 का, आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम वॉट एवर मैन डज इट मीट वन और अदर of his needs। ठीक है, he explained that meeting his needs man reacts with the environment, this reaction is the process of education। तो एजुकेशन कैसे होती है कि इंसान को जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो अपने एनवायरनमेंट में उस चीज़ को तलाश करता है, ढूंढता है, उसके बारे में नॉलेज लेता है, मीन्स रिएक्शन होता है एक, और उसके बाद उसको वही नॉलेज मिलता है, दैट इज एजुकेशन, ज्ञान मिलना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम एज द चाइल्ड ग्रोज हिज नीड्स एक्सपेंड, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी नीड्स, ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स दैट ही मेक्स टू मीट हिज नीड्स एक्सपेंड हिज नॉलेज, और जैसे जैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ के उन ज़रूरतों को पूरा करने की सोचता है तो उसकी नॉलेज बढ़ती जा रही है। दस द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज इन मैन इन द ऑपरेशन बाय वन क्लास ऑफ द अदर क्लास इज इनह्यूमन। ह्यूमन क्वालिटीज़ को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सिंस ये पीछे वर्ग से ज़्यादा इनको के ऊपर काम कर रहे थे जो पिछड़े होते हैं समाज में, तो इसलिए इन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ज़्यादा महत्व दिया है। ही वॉज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सेप्टेड इट एज द ह्यूमनिस्टिक सिस्टम। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। ओके, ये हमने अपने संविधान में भी पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग डाइवर्स एबिलिटी इन डाइवर्स फील्ड ऑफ सोसाइटी। जितना ज़्यादा एक एक इंडिविजुअल का अगर विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसके सिंस हमें सबको पता है कि इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, हर एक इंडिविजुअल अलग है, उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, वो स्पेशल है किसी ना किसी चीज़ में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एक एक इंडिविजुअल अगर कैपेबल होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो डाइवर्स एबिलिटीज़ का सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। He had clarified that people have to undertake a variety of vocations like farming, commerce, and etc. to earn their livelihood. Development of a skilled workers and technicians for industries. As I told you कि इन्होंने लिटरेसी पे काम किया था, तो इन्होंने स्किल्ड वर्कर एंड टेक्नीशियंस के लिए बात की है। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अकरिंग ऑन अ वाइडर स्केल एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन नीडेड इज स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड टेक्नीशियन। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड मीट दिस नीड। थ्रू एजुकेशन लोग जो है इस नीड को अपनी पूरा कर सकते हैं। Paulo Freire learns two lessons from his life, love and cooperation. He wanted that there should be love in the whole mankind of the world and they all should be cooperated with one another. एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। He favored a relationship of love and cooperation between teacher and a student also. तो यहाँ से पॉलो फ्रेयर की ये आपकी फिलोसफी डिस्कस हो गई है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है, अगेन मैं इसको लेकर आई हूँ, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड, ये आपका 24 में भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों जगह पे आया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो हमारी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में होती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन जो हमारी सोसाइटी में, हम अपनी फैमिली में, थ्रू गैदरिंग्स में कहीं, या रिलीजियस गैदरिंग्स में, और थ्रू टीवी, थ्रू इंटरनेट, जो हम लोग इनफॉर्मल वे में सीख लेते हैं, दैट इज़ हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन। Education can be broadly categorized into two forms, formal and informal, both of which plays crucial role in learning and personal development. ठीक है, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ डिस्कस किया है, यहाँ से आप शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस को लिख पाएंगे। फीचर, एक्सक्यूज मी, डेफिनेशन, इसके डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड होती है, सिस्टमैटिक एजुकेशन है, प्रोवाइडेड इन इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। Informal education is unstructured,
स्पॉन्टेनियस लर्निंग दैट अकर इन डेली लाइफ, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सीखते हैं। सेटिंग्स कैसे होती हैं? कंडक्ट इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, जबकि हैपन्स इन होम, वर्क प्लेस, कम्युनिटीज़ एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस। करिकुलम फॉलोज अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस एंड करिकुलम होता है हमारे स्कूल में एक पूरा, ऐसे आप बीएड कर रहे हैं यहाँ पर एक पूरा करिकुलम है, पूरा सिलेबस है आपका। नो फिक्स्ड करिकुलम, लर्निंग हैपन्स नेचुरली। ओके, देखिए ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, बट एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एग्जाम में लिखना कैसे है। टीचिंग मेथड टॉट बाय ट्रेन्ड टीचर्स यूजिंग स्ट्रक्चर मेथड लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। असेसमेंट इंक्लूड्स एग्जाम टेस्ट, फॉर्मल एंड एग्जाम टेस्ट एंड फॉर्मल एवेल्युएशन जो होता है आपका फेयरली टर्म 1 टर्म 2 लाइक दिस। नो सेमेस्टर जैसे एग्जाम्स आप देने वाले हैं। नो फॉर्मल असेसमेंट, लर्निंग इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल्स स्कूल एजुकेशन, कॉलेज डिग्रीज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। यहाँ पर लर्निंग अ लैंग्वेज एट होम, एक्वायरिंग स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग कल्चरल ट्रेडिशंस। ओके, यहाँ से देखिए कुछ की डिफरेंसेस आ गए हैं। और स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे। फॉर्मल एजुकेशन इज वेल स्ट्रक्चर्ड, फॉलोज अ प्लान्ड करिकुलम एंड डिलीवर्ड बाय क्वालिफाइड एजुकेटर्स। ओके, इनफॉर्मल एजुकेशन अनस्ट्रक्चर्ड है एंड अकर्स नेचुरली, ये भी हम बात कर चुके हैं। उसी को यहाँ पर थोड़ा और इलोबरेट करके लिखा है। आप इससे समझ में आएगा आपको कि उसी पॉइंट को जो आप जानते हैं उसे और थोड़ा सा बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी, formal education takes place in designated institutions like schools and universities. Informal happens in conversation and all, ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सेम होगा, उसमें कैसे होता है, तो अगर जैसे डिफरेंस लिखने को आता है तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, अलग अलग डिस्कस करने को आता है कि फॉर्मल एजुकेशन को डिस्कस करें तो आप इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और इनफॉर्मल को करेंगे तो इन पॉइंट को, और अगर दोनों को साथ में कंपेयर करने को आता है या डिफरेंस करने को आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। ओके, मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। ब्रीफ प्रेजेंट ब्रीफ अकाउंट ऑफ एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गुज्जू भाई। गुज्जू भाई हमारे 24 में भी आए हैं और 23 में आए हैं, लास्ट 2 ईयर से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, ओके, शॉर्ट क्योंकि लॉन्ग में आए हैं तो शॉर्ट में आ सकते हैं, शॉर्ट में आए हुए हैं तो लॉन्ग में आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से इनको देख लेंगे और यहीं से आपका गुज्जू भाई के ऊपर जो भी कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है वो रेडी हो जाएगा। एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गुज्जू भाई बधेका। गुज्जू भाई बधेका देखिए 85 से 1885 टू 1939 इनका पूरा पीरियड है। वॉज अ पायनियर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये इंडिया में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को लाने वाले थे, उसको डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मारिया मॉन्टेसरी, जो आपने मॉन्टेसरी स्कूल को देखा होगा, methods and worked towards reforming the traditional education. His experience focused on freedom, creativity and joyful learning, मतलब प्ले वे मैथड, बच्चा खेलते हुए सीखे, इस पे वो बात करते हैं। और छोटे बच्चों के जो एजुकेशन है उनके लिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। चलिए इनके की एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर इन्होंने 1918 में इस्टेब्लिश किया था इन भावनगर गुजरात, ये गुजरात के हैं। ठीक है, एज एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्कूल इन द सेंस कि इन्होंने सिंस पहली बार खोला, फिर इन्होंने देखा कि कैसे कैसे बच्चा चाइल्ड डेवलप करता है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ से लोगों को जागरूक किया। इट प्रमोटेड चाइल्ड सेंटर एजुकेशन अनलाइक द रिजिड ऑथोरिटेरियन टीचिंग मेथड्स ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर जो एकदम रिजिड करिकुलम था, एकदम टीचर ही सब कुछ कहेगा, छड़ी से पीट रहा है, लाइक दिस 1918 की बात हो रही है, जब ऑलरेडी हमारे कंट्री में वो अंग्रेज़ों का था रूल, तो वो टाइम था जिस समय उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट किया था। फोकस वॉज लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट। हमारी पूरी एजुकेशन का यही रोल है आज के भी, तो इस तरह के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत इजी होगा। और जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके लिखा है, यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सिंस लर्निंग बाय डूइंग है तो एक्टिविटी तो होगी। ही इंट्रोड्यूस गेम्स, स्टोरी टेलिंग एंड प्ले एज लर्निंग टूल्स। encouraged creativity and free expression, allowing children to develop naturally। तो इन्होंने जो अपना बाल मंदिर स्कूल को इंट्रोड्यूस किया था उसमें इन सारी चीज़ों को इन्होंने
अप्लाई किया था। फ्रीडम इन एजुकेशन, ही बिलीव्ड इन सेल्फ डिसिप्लिन ओवर फोर्स्ड डिसिप्लिन। तो हमारा मतलब ज़बरदस्ती का एक डिसिप्लिन क्रिएट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना, या बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में रहना सिखाना। स्टूडेंट्स वर अलाउड टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस rather than strict rules. Teacher as a guide. He emphasized the role of teachers as facilitator, not controllers. जो आज हमारी एजुकेशन का यही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारी, और टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर है, गाइड है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता बच्चों को, ठीक है। और ये जो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है, यही हमारी आजकल की भी जो एजुकेशन सिस्टम है वो emphasize करता है। Joyful and stress-free education focused on making learning enjoyable so that children remained interested and engaged. Opposed punishments and fear-based teaching. Clear? Impact of his experiments. तो इनके एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने इतने सारे करे हैं, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? He worked laid the foundation for progressive Montessori-based education in India, inspired many educators to adopt child-friendly teaching methods. His book Diva Swapna Daydream describes his vision and experiments influencing modern education reforms. Conclusion: educational experiments transformed early childhood education in India. His methods continue to inspire play-based, activity-oriented and study-centered learning approaches in schools today. ठीक है, तो इनकी एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए थे, जो इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स किए थे, वो आज हमारी आज के एजुकेशन सिस्टम में अप्लीकेबल हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ आर एजुकेशन एंड फिलोसफी रिलेटेड टू ईच अदर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th कि अभी आपने पढ़ा है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में आपने पढ़ा यूनिट 1 में, फिलॉसफी के बारे में पढ़ा यूनिट 2 में। ये दोनों ही वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन कैसा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि फिलॉसफी क्या है? ज्ञान की खोज, किसी भी टॉपिक या किसी भी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच कर, थिंक कर, और चारों तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर पर जो भी इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी अपनी एक माइंडसेट को तैयार करता है, दैट इज़ आवर फिलॉसफी। इसीलिए पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती है। सिंपली एजुकेशन क्या है? वही नॉलेज और ज्ञान ही तो एजुकेशन है। तो ये एक दो सिक्के के दो पहलू हैं, मीन्स इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। फिलोसफी इज द आइडियोलॉजिकल साइड ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन इज फंक्शनल। तो यहाँ पर ये आइडियल की साइड ऑफ लाइफ की बात करते हैं जो, और ये एजुकेशन इज फंक्शनल, जो हम सच में सीख रहे हैं, दैट इज कम टू द इन द फंक्शनल पार्ट। It is just like philosophy in the brain of the body, and education is its hands and feet, as it is absolutely necessary to have complete organs for the body. तो जैसे एक बॉडी में एक ब्रेन है, दैट इज फिलोसफी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज एजुकेशन। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशन। ओके, सो कंप्लीट एक बॉडी के लिए कंप्लीट ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट, वैसे ही हमारी लाइफ के लिए एजुकेशन एंड फिलोसफी बोथ आर इम्पॉर्टेंट। Similarly, for philosophy and education is very important for human being, both dependent upon each other. Philosophy analyzes the universe and human life in it. Both deal with the human beings and their lives. तो अगर similarities की बात आ जाएगा तो दोनों ही यूनिवर्स के बारे में और ह्यूमन लाइफ के बारे में बात करती हैं। एजुकेशन में भी पूरा डिपेंडेंट फॉर ह्यूमन्स है, उनकी लाइफ के बारे में, और फिलॉसफी भी उसी को इम्पोर्टेंस देती है या उसी के बारे में बात करती है। Philosophy set the goals in life of an individual. Education find out the solution by which goals can be fulfilled. तो philosophy के थ्रू किसी भी सिचुएशन पर किसी क्वेश्चन इंसान क्वेश्चन करता है कि वाई दिस इज, क्यों है ऐसा, और फिर एजुकेशन के थ्रू, नॉलेज के थ्रू उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करता है। फिलोसफी इज theoretical and education is practical form of knowledge. नॉलेज का ही दोनों फॉर्म है, both are interrelated and interdependent. New education gives birth to new philosophy and new philosophy give birth to new education. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जैसे जैसे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे मन में नई नई क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस होती है या जन्म लेती है, और उसके बाद अगर हम किसी नई फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम नया नॉलेज लेते हैं। तो नया नॉलेज लेते हैं, दिस मीन्स उसके अकॉर्डिंग नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज़ न्यू एजुकेशन।
क्लियर? एजुकेशन एंड फिलोसफी का रिलेशनशिप मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ क्लियर कर दिया। मैं देखिए ऐसा लिख रही हूँ, ऐसा कंटेंट बना रही हूँ आपके लिए कि आप सिर्फ एक बार देख लेंगे तो मेमोराइज हो जाएगा, फिर आप वहाँ जाकर अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, बिकॉज इतना कंटेंट दिमाग में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखने हैं, कंटेंट तो आप अपने आप वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द आइडिया दैट एजुकेशन इज नॉट पोलर एंड बट अ ट्राई पोलर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, ये मैंने डिस्कस किया है कि एजुकेशन को बाईपोलर कहा था एडम ने, मीन्स टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन पार्ट बताया था एजुकेशन का, जबकि ट्राईपोलर कहा है हमारे जॉन डेवी ने, जिन्होंने बोला है कि टीचर स्टूडेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ से बाईपोलर ट्राईपोलर मैंने पहले वीडियोज में डिस्कस किया है। The idea of education being tripolar process suggests that it involves three key elements or poles rather than just two, as in the bipolar model. In the bipolar view, education typically focused on the relationship between the teacher and the student. But the tripolar approach, however, expands this by adding a third element, which is society or environment. भाई जिस environment में आप रह रहे हैं वो तो बहुत important है, जैसे इंडियन सोसाइटी है तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी है वहाँ के एजुकेशन सिस्टम अलग है। तो बेसिकली एजुकेशन जो है वो सोसाइटी पर तो डिपेंड करती ही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। The framework acknowledges that education is not just about the interaction between teacher and student, but also includes the importance of the content that is being taught. जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत important है। Clear? John Adam is in his book Evolution Theory give an opinion that education is a bipolar process where act of one part, more commonly known as educator, influences the other, commonly known as educate. ठीक है, जॉन एडम ने अपनी बात में एजुकेटर और एजुकेंट की बात कही थी, जबकि बाइपोलर एस्पेक्ट इन एजुकेशन सीज टू एग्जिस्ट व्हेन बोथ एजुकेटर एंड एजुकेंट होगा, यहाँ पर मीन्स आपका प्यूपिल बोल सकते हैं, आप स्टूडेंट बोल सकते हैं, बिकम वन पर्सनैलिटी। ओके, बट इन एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सोशोलॉजिकल एंड psychological development. Both educator and educant are the part of society they live in, has to perform duties accordingly हर सोसाइटी, मैंने पहले डिस्कस किया, हर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही उनका रोल होगा। इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफरेंट हैं। वेस्टर्न सोसाइटी का कल्चर डिफरेंट है, उनके वहाँ के सोसाइटी के नॉर्म्स डिफरेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ की एजुकेशन है। So educator has to mold the character of educant in such a way. तो टीचर का काम है जो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके कैरेक्टर को बिल्डअप करना, हमारी सोसाइटी के बारे में बताना। Okay, that he or she finds himself or herself to fit for the society. The sociological aspect, educator and educant characterize the education as tripolar aspect. This tripolar aspect of education was supported by John Dewey, who laid emphasis on the role played by schools. He concluded that both society and schools are complementary to each other. Whatever we study in school or colleges goes into the society, and thus fulfillment of aims methods depend on the nature of the society, prevent norms therein. जो भी हमारी सोसाइटी में के नॉर्म्स हैं, जो भी हमारी सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इंडिया में जैसे एग्रीकल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस पहले दी जाती थी, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, और इसके अलावा आजकल आईटी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इन आईटीज़ में, कंप्यूटर्स में लोग सीख रहे हैं, उसकी एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड ऑन द हमारी सोसाइटी, जो स्कूल कॉलेजेस में वही एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे हमारी सोसाइटी में यहाँ पर इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारे जो एजुकेशन में बच्चों को हर धर्मों के बारे में बताया जाता है, और हर रिलीजन के जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, या जो लाइक फेस्टिवल्स हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये यहाँ पर सिखाया जाता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो? इन हिज वर्क एमिली, जीन जैकस रूसो, ये इनका पूरा नाम था, जीन जैक्स रूसो, introduce the concept of negative education as a meaning of developing an individual's nature potential. According to Rousseau, negative education refers to an approach that emphasizes non-interference rather than the direct teaching or imposing knowledge onto the child.
मतलब इन्होंने इस बात को बोला है कि जो हम लोग बच्चों पर नॉलेज को थोप देते हैं, इम्पोज करते हैं, वो नहीं करना है। बच्चे को खुद इंडिविजुअल नेचुरल पोटेंशियल के थ्रू डेवलप करना है। द आइडिया इज अवॉइड फोर्सिंग कन्वेंशनल सोसाइटल नॉलेज। उनके अकॉर्डिंग जो हम लोग फोर्स किया जा रहा है, जो इम्पोज करके ज़बरदस्ती अकॉर्डिंग टू जो हमारे कन्वेंशनल सोसाइटी नॉलेज है उसको इम्पोज करना बच्चों पे, दिस इज नेगेटिव एजुकेशन। He believes upon the child, allowing them to learn through their own experiences, observations, natural interaction with the world, as he follows naturalism philosophy. Told you. तो यहाँ पर इन्होंने नेचुरल एजुकेशन की बात की कि बच्चा खुद अपने सराउंडिंग से, अपने वर्ल्ड में एक्सपीरियंसेस के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू अपने नॉलेज को गेन करेगा। उसको हमें वो जो करिकुलम बेस्ड एक नॉलेज है कि यही पढ़ना है, उसको ऐसा नहीं करना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम इज नेगेटिव एजुकेशन। Rousseau argued that society often corrupts that natural instinct and goodness of children by imposing rules, traditions, expectations. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं कि हमारे फैमिली की क्या इन एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, या कौन तरह तरह के रूल्स उस पर इम्पोज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो है उसकी नेचुरल इंस्टिक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। Therefore, negative education aim to protect the childs from their corrupting influences and encourages learning through freedom, exploration, and personal growth. Teacher in the model are expected to guide the child gently, creating an environment where the child's natural curiosity, reason, and reasoning can flourish without the constraints of rigid instructions. In essence, a negative education is about removing obstacles to a child's natural development rather than adding knowledge or skills that are seen in as unnatural imposed. क्लियर हो गया? तो समझ में आ गया होगा क्लियरली आपको नेगेटिव एजुकेशन का क्या मतलब है। मीन्स हमें बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ जो सिखाते हैं बेस्ड ऑन आवर करिकुलम एंड ऑल, दैट इज अकॉर्डिंग टू हिम इज नेगेटिव एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग बच्चे को नेचर के साथ इंटरेक्ट करके खुद ही अपने नॉलेज को बनाना है, गेन करना है, अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप करना है और इंटरेक्शन से ही सीखना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। Why is pragmatism called a philosophy midway between idealism and naturalism? ठीक है, तो pragmatism के बारे में बात करते हैं, जिसको जॉन डेवे जो है हमारे सपोर्ट करते हैं, वो थॉट ऑफ स्कूल से आते हैं, और आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म है हमारा प्लेटो एंड रूसो। Pragmatism is often called a philosophy midway between idealism and naturalism because it incorporates elements of both while also proposing a unique approach to understand truth and knowledge. Idealism emphasizes the primacy of ideas, mind, spirit in shaping reality. इनके अकॉर्डिंग सत्य की खोज के लिए हमारे जो दिमाग में अपने आप आइडियाज़ आते हैं, जो माइंड है, जो आत्मा स्पिरिट है, ये उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, इट आर्ग्यूजेस दैट द वर्ड इन फंडामेंटल एंड कंस्ट्रक्टेड थ्रू कॉन्शियसनेस फॉर आइडियलिस्टिक reality. For idealists, reality is shaped by ideas and values and truth is often seen as abstract. Means अमूर्त चिंतन पर ये बात करते हैं। एंड टाइड टू ह्यूमन परसेप्शंस फॉर इंट्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, कि जो आपके नेचुरली आपके माइंड में आइडियाज़ जो आते हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ पर सोचते हैं तो अपने आप इंट्यूशन से, परसेप्शन से और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। नेचुरलिज्म ऑन द अदर हैंड एम्फेसाइज द रोल ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस एंड साइंटिफिक मैथड्स। ये साइंटिफिक मैथड्स की और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन की, मतलब देख कर, अपने नेचर को देखकर वहाँ से सीखने की बात करते हैं। इट आर्ग्यूजेस दैट एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड थ्रू नेचुरल लॉज एंड प्रोसेस with no need for supernatural explanations. It focuses on the physical and observable aspect of reality. Philosopher like John Dewey, who was pragmatist, and Aristotle are often associated with naturalism. तो नेचुरलिज्म को अरिस्टोटल फॉलो करते हैं, आइडियलिज्म को प्लेटो फॉलो करते हैं, और प्रैग्मेटिज्म जो है वो दोनों को थोड़ा थोड़ा मतलब बीच की चीज़ें लेकर आए हैं। दैट इज़ वाई इनको प्रैग्मेटिस्ट से आते हैं ये जॉन डेवी हमारे। चलिए अब देख लेते हैं जॉन डेवी क्या कहते हैं। सिंस यहाँ पर आपको यही बताना है कि आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म के बीच में प्रैग्मेटिज्म कैसे आता है। प्रैग्मेटिज्म इज कंसीडर्ड अ मिडिल ग्राउंड बिकॉज
इट acknowledges the ideas, means idealism को भी ये play a role in how we understand the world, but also insists that those ideas must be tested and validated through practical और real world experiences. ओके तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आइडियाज़ को तो ये इंपॉर्टेंट देते ही हैं कि जो हमारी थिंकिंग है, थॉट्स है, इंडिविजुअल की जो आइडियाज़ हैं उसको तो इंपॉर्टेंट देते ही हैं, लेकिन कहते हैं उस आइडियाज़ के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू जो आप नॉलेज गेन करते हैं उसको एक टेस्ट भी करना है, प्रैक्टिकल वे में भी, रियल हमारे वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से भी उसको मतलब रिलेट करना है. प्रैग्मेटिस्ट लाइक विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी argues that truth is not something abstract. एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सामने है होना चाहिए और फिक्स्ड. ठीक है, कोई ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही सच है और वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, जिसको हम देख नहीं सकते. बट समथिंग दैट इज फॉर्म थ्रू प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड आउटकम्स. आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो आपके हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं अपनी रियल लाइफ वर्ल्ड के, उसके थ्रू आप उस नॉलेज को जो है सेटिस्फाई करना चाहिए. मीन्स वो जो आप सोच रहे हैं, जो आप एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग कर रहे हैं, वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. इट ब्रिजेस द गैप बाय कंबाइनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस with the empirical, actions oriented approach of naturalism. In short, pragmatism finds its balance by valuing both the internal and conceptual aspect of experience, which is like idealism, and the external practical aspect like naturalism. इन्होंने जो इंटरनलाइजेशन या कॉन्सेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, थॉट्स हैं, इंट्यूशंस हैं, उनको भी, उनके बारे में भी, उसको भी सपोर्ट किया है, बट उसी नॉलेज को जब उसके थ्रू हम नॉलेज लेते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब नेचुरलिज्म. तो यहाँ पर दोनों के बैलेंस को की बात की है यहाँ पर. क्लियर हो गया? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है. इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, which is question number 9. Compare the naturalism of Rousseau and Tagore. तो जैसा टाइगर भी नेचुरल इन्वायरमेंट के में स्टडी को लेकर बहुत इन्होंने फोकस किया है इंडिया में उस टाइम पर, बल्कि जो इनका स्कूल था शांति निकेतन, वो उन्होंने उस समय उसी फिलॉसफी पे ओपन किया था कि शांति, पीसफुल एनवायरनमेंट में नेचर के साथ जब आप इंटरेक्ट होकर चीज़ें सीखते हैं बच्चे, तो वो एक पीसफुल लर्निंग करते हैं. ओके और वी ऑल नो दैट कि आप लाइफ में सब कुछ मिल जाए आपको, लेकिन अगर पीस नहीं है तो सारी चीज़ें बेकार हैं. ठीक है, बड़े बड़े रिच पर्सन्स भी, ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में लाइफ में दुख नहीं है, सैडनेस नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास पैसे से ये चीज़ नहीं जाती है. पीसफुल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मटेरियलिस्टिक लाइफ. क्लियर? तो इन्होंने वहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना शांति निकेतन स्कूल की शुरुआत भी इसी फिलोसोफर पे की थी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में एजुकेशन होनी चाहिए. और रूसो जो हमारे नेचुरलिज्म पर बेस्ड थे, वो उन्होंने तो ऑलरेडी बोला हुआ है, भी अपने पहले भी देखा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेचर से के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर उन्होंने फोकस किया. चलिए देख लेते हैं. नेचुरलिज्म इज द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ जीन जैक रूसो एंड रविन्द्रनाथ टैगोर शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज. सर्टेन है बिकॉज ऑब्वियसली सोसाइटी का डिफरेंस है. ठीक है, तो सोसाइटी का डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में डिफरेंसेस भी आएंगे, बट ऑल्सो shows distinct differences based on their cultural context and educational priorities. ठीक है, सिंस इंडिया में उस टाइम पर एजुकेशन के लिए, मतलब जीविका के लिए, लिवलीहुड के लिए एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस थी, बहुत ज़रूरत थी बच्चों में. तो हमारे यहाँ अब आज भी उसी चीज़ पर बात करते हैं, लिवलीहुड के लिए जीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी एक एजुकेशन के बाद एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नई फैमिली को की पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है उस पर. तो हमारी एजुकेशनल सिस्टम प्रायोरिटी बेस्ड काम करेगी कि वोकेशन पर ज़्यादा बात करेगी. ठीक है, जबकि वेस्टर्न्स में पहले आपके वो आपके थॉट्स को, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपको इंटरेस्ट को इम्पॉर्टेंस देते हैं. उनके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट के बेसिस पे बच्चे को अपना वोकेशन चुनना चाहिए. ठीक है, तो सोसाइटी से सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है. चलिए देख लेते हैं आगे. रूसो नेचुरलिज्म फिलोसफी क्या कहती है? रूसोज नेचुरलिज्म, स्पेशली इन हिज बुक एमिली, emphasizes the importance of the natural development of the child. He believed that child are born good and society corrupts them. अकॉर्डिंग टू हिम कि बच्चा तो निर्मल होता है, जैसा कि हम भी मानते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में आता है तो सोसाइटी में आके वो तरह तरह की चीज़ें सीख के वो चेंज हो जाता है, उसका जो कैरेक्टर है वहाँ पर वैसा बिल्डअप हो जाता है. For Rousseau, education should allow the child to grow in accordance their natural instinct, free from constraints and artificial norms of society. ठीक है,
Focus. He advocated for a child-centered approach where the teacher's role is minimal, only the guiding, observing, and the child's growth. Education, according to Rousseau, should follow the natural state of development with a focus on experimental learning from nature. क्लियर. करिकुलम में ये क्या बात करते हैं, रूसो व्यूज फॉर्मल लर्निंग शुड बी पोस्टपोन्ड अंटिल द चाइल्ड इज रेडी. जब तक चाइल्ड रेडी नहीं है उसको एक फॉर्मली आप लर्निंग में आपको नहीं डालना चाहिए, ठीक है. एजुकेशन शुड अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट एंड बुकिश नॉलेज अर्ली ऑन. अर्ली डेज में आपको बुकिश नॉलेज, वैसे आप देख भी रहे हैं आप कि अब हमारे यहाँ भी प्ले स्कूल होता है स्टार्टिंग में, जिसमें सिर्फ बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तरह तरह के गेम्स के थ्रू सिखाने की बात करी जाती है. बुकिश नॉलेज अर्ली एज में ख़त्म किया गया है बहुत जगह पे, तो हमारी कंट्री में भी. इंस्टेड इनकरेज आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है. किंडरगार्टन में यही सब आज हमारे यहाँ भी अब फोकस किया जाता है. टैगोर नेचुरलिज्म की नेचुरलिज्म फिलॉसफी क्या कहती है. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर इन कॉन्ट्रेक्स्ट एडवोकेट फॉर मोर होलिस्टिक नेचुरलिज्म where nature is not only seen as a medium of personal growth but a source of spiritual and emotional learning. क्लियर है. तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक इंडिविजुअल नेचर के थ्रू सिर्फ नहीं है कि आप एक पर्सनल इंडिविजुअल की ग्रोथ करेंगे, बच्चा खुद इंटरेक्ट करेगा. यहाँ पर सिंस हमारा इंडिया तो स्पिरिचुअलिटी से भरपूर है, तो यहाँ और वो भी इसीलिए क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स हुए हैं वो स्पिरिचुअल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को, इमोशनल लर्निंग. तो उन्होंने बोला कि नेचर के थ्रू जब बच्चा सीखता है तो सिर्फ उसकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती है, वो स्पिरिचुअल सोर्स से भी जोड़ता है और इमोशनल लर्निंग भी उसकी होती है. He believed in integrated natural surrounding into education, making the environment or an essential part of एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग. जैसा कि आप खुद देखिए, जब नेचर पे आप जाते हैं तो आपको कितना पीसफुल थिंग्स दिखती हैं. आप नेचर देखेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ कितना सिस्टमेटिकली डिजाइंड है इस नेचर में, प्रकृति में हर कुछ. तो उसके थ्रू बच्चा स्पिरिचुअल सोर्स को भी समझता है और उसकी इमोशनल लर्निंग को भी होती है. फोकस इनका क्या है. टैगोर्स एजुकेशनल फिलोसफी रिफ्लेक्टेड इन हिज स्कूल शांति निकेतन emphasized freedom, creativity and openness to the world. Like Rousseau, he believed in allowing children to develop naturally, but he also emphasized the importance of cultural, spiritual and artistic experiences in shaping the individual. क्लियर. तो हमारा जैसे इंडिया कॉन्सेप्ट था कि कल्चरल वैल्यूज़ यहाँ पर बच्चों को सिखाई ही जाती हैं और वो अपने आप आ भी जाती हैं, ठीक है. इतने सारे रिलीजियस फंक्शंस या सेरेमनीज बच्चे अटेंड करते हैं कि उन कहीं ना कहीं उनकी कल्चरल एजुकेशन उसका डेवलपमेंट होता है. स्पिरिचुअलिटी तो हमारे इंडिया में कूट कूट कर भरी हुई है, आप देख ही रहे हैं कि. एंड आर्टिस्टिक एक्सपीरियंसेस इन शेपिंग द इंडिविजुअल, जो आर्टिस्टिक फॉर्म है, सिंस ही वॉज द पोइट, तो एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस को भी बच्चे में डेवलप करने को वो एम्फेसाइज करते हैं. करिकुलम. टैगोर्स एजुकेशन वॉज लेस रिजिड एंड मोर फ्लूइड, incorporating arts, music and a connection to nature while also fostering a sense of global humanism. ग्लोबल ह्यूमनिज्म की भी बात होती है हमारे यहाँ, जैसा मैंने बताया भी है. वसुदैव कुटुंबकम, सबको एक साथ लेकर ह्यूमैनिटी की बात होती है, पीस की बात होती है. His approach was broader than Rousseau. He believed the nature should inspire moral, spiritual and intellectual growth. ओके. तो की कंपैरिजंस देख लेते हैं, दोनों के कंपैरिजंस क्या क्या हैं. वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर वो इंडिविजुअल की बात हो रही है कि बस, लेकिन यहाँ पर वो पूरे स्पिरिचुअल ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ नेचर. क्लियर हो गया. Child centeredness. Both Rousseau and Tagore believed that education should be centered around the child's natural development. However, Rousseau focused more on the individual's child development, while Tagore incorporated a broader communal approach, seeing education as a way foster social and spiritual growth. तो इन्होंने कम्युनिटी पर में से पूरी सोसाइटी को लेकर ग्रोथ की बात हमेशा करते हैं कि बच्चा सिर्फ पर्सनली नहीं ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ वो सेल्फ के बारे में नहीं सोच रहा है, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचे. ऐसे उसका नेचर के इंटरेक्शन के थ्रू ग्रोथ होना चाहिए. रोल ऑफ नेचर. Both thinkers saw nature as a vital part of education, but Tagore placed a greater emphasis on the beauty and spirituality of nature, and Rousseau saw natural primarily as a mean to protect the children from correcting influences of society. क्लियर हो गया होगा. बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया है और इसके बेसिस पे आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस जरूर हैं, बट यू कैन राइट ऑल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ दीज टॉपिक्स जो भी आपके आए हुए हैं.
Clear? Cultural influences. Rousseau naturalism was more rooted in a यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट. ऑब्वियसली मैंने अभी बोला सोसाइटी से सोसाइटी डिपेंड करता है. फोकसिंग ऑन द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स. वाइल टाइगर्स नेचुरलिज्म वॉज शेप्ड बाय इंडियन कल्चर एंड स्पिरिचुअल आइडियाज सीकिंग अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअलिटी एंड कम्युनिटी एंड कनेक्टिंग एजुकेशन टू ए ब्रॉडर ह्यूमन एक्सपीरियंस. इन कंक्लूजन, बोथ Rousseau and Tagore valued naturalism and child-centered education. Tagore's approaches was more inclusive of spiritual and cultural dimensions, seeking a harmonious relationship between the child, nature, society, while Rousseau naturalism was more focused on individual development and the rejection of societal norms. तो यहाँ पर पूरे 9 क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो गए हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे. ये बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कराया है. इसको पढ़ने के बाद आप इस पर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को ही बहुत इजी वे में लिख पाएंगे. लैंग्वेज को भी मैंने सिंपल रखने की कोशिश की है कि हर कोई समझ पाए. एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश बोथ में है कि दोनों ही एजुकेशन मीडियम के बच्चों को इक्वली बेनिफिट होने वाला है. जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है ये कंटेंट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. थैंक यू.